राम राम दोस्तों। चलिए तो आज देखते हैं अपन मौर्य वंश कैसे हैं आप सब लोग, है ना। आज अपन जो है मौर्य वंश पे चर्चा करेंगे। इसके पहले जो अपन ने देखा वो क्या वो ईरानी और यूनानियों के आक्रमणों को देखा। जब हम देखते हैं कि यूनानी और आक्रमण हो रहे हैं तो उस समय जो भारत की स्थिति है वो गणतंत्रवादी स्थिति है। छोटे छोटे गढ़ हैं, छोटे छोटे सभी जगह पे राजा हैं। मगध में शक्तिशाली राजा तो है लेकिन वो पूरे भारतवर्ष में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास में एक अच्छी शक्ति है। हालांकि बिंबिसार ने स्थायी सेना रखी है लेकिन उस हिसाब से वो ताकत या वो शक्ति उनके पास में नहीं थी। लेकिन अब जो हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, इस वंश के शासकों ने खासतौर पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर जो अशोक आएंगे, उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी रहे और ये आगे तक चलते रहे। ठीक, तो अपन देखते हैं इस मौर्य वंश को। इस मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है वो लगभग में देखा जाए 321 से 186 ईसा पूर्व के आसपास ये इनका टाइम पीरियड है ना, मौर्य वंश का। अब ये जो मौर्य वंश है, एक तरीके से देखा जाए तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसके ऊपर राजतंत्र व्यवस्था आ जाएगी। अब सभी एक सूत्र में भी बनेंगे, भारत शक्तिशाली होगा। भारतवर्ष कहते थे, अभी उसका नाम हिंदुस्तान नहीं आया हुआ है, अभी हम उसको भारत ही कह रहे हैं। तो मौर्य वंश देखा जाए तो इसकी अगर हमें जानकारी देखें तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी। अर्थशास्त्र जो आप जानते हो कौटिल्य का है, विष्णुगुप्त का है, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है चाणक्य के द्वारा। एक और नाम सुना होगा आपने, मुद्रा राक्षस। इसको लिखा था विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस से चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त के साथ मिलकर कूटनीति और राजनीति करी जिससे उसने मगध को प्राप्त किया, ये पूरी जानकारियां मिलती हैं। दूसरा देखा जाए तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं, इनसे भी हमको जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान है ना, और दीपदान है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन है, कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र आपको पता है भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी, है ना। तो इनसे हमें इस जो पूरा मौर्य साम्राज्य, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कौन से शासन है, कौन से शासक हैं, कैसा शासन चल रहा है, इन सब की जानकारी हमको इनसे प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन सबसे पहला तो यहीं से है कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दीपवंश, दिव्यावदान, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो दीपवंश और दिव्यावदान है ये बौद्ध ग्रंथ है और ये जो कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन है ये जैन ग्रंथ है। ठीक है। प्रश्न के 5 से 6 टाइप होते हैं, वो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। यही पूछ लें कि ये कौन से धर्म है, ये कौन से ग्रंथ हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सिंहल जो अनुश्रुतियां हैं उनसे भी हमें इसकी काफी जानकारी प्राप्त होती है। अनुश्रुतियां जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि ये कहानियां हुआ करती थी और कहानी के माध्यम से हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलती थी। कोई गद्य और पद्य में तो थी नहीं है, मतलब पद्य में ऐसी कि समझने में भी बड़ी कठिनाई हो, सीधी सीधी कहानियां थी, कहानियों से हम इनको समझ सकते थे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले ही देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? दरअसल हुआ क्या, जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया तो चाणक्य पाटलिपुत्र में घूम रहे एक संकल्प को लेके कि अब मैं धनानंद को गद्दी से हटाऊंगा। इसी क्रम में उनको पाटलिपुत्र एक स्थान जो कि मैंने बताया आपको, गंगा, सोन और गंडक के किनारे है, वहां पे इनको एक बालक मिलता है। उस बालक में इन्होंने बचपन में ही उसके बचपन में ही देख लिया कि इसके अंदर राजा की गुण है। फिर वो उस बालक को लेते हैं, 1000 काशार्पण देते हैं। उस समय मुद्रा होती थी, 1000 काशार्पण में खरीदते हैं। चूंकि उसको उसकी माँ इसलिए भी भेज देती है क्योंकि वो चारागाह कर रहा है और जो गाय वगैरह है उनको चराता था वो, तो वो अपने बच्चे को दे देती हैं। फिर ये उसको तक्षशिला लेके आते हैं। तक्षशिला में उसकी शिक्षा होती है। अभी जो मैंने इसके पहले आपसे चर्चा की कि तक्षशिला का एक राजा अंभी भी था जिसकी सिकंदर से लड़ाई हुई थी, है ना। तो उसी अंभी के साथ तक्षशिला में इनकी जो पूरी है शिक्षा दीक्षा होती है और अंततः फिर चाणक्य उसको मगध के लिए प्रेरित करते हैं, युद्ध के लिए उसको एक राजा बनाते हैं। इस प्रकार से चंद्रगुप्त के साथ में था। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, इसको थोड़ा समझा जाए। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि ये निम्न कुल का है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि निम्न कुल का, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके लिए एक शब्द आया है वृषभ करके, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का, है ना। और जो जैन और बौद्ध धर्म है, ये जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं ये बताते हैं कि ये पिपलवनी के मौर्य वंश से संबंधित है, इसीलिए इसके नाम के पीछे भी मौर्य लगाया जाता है।
पिप्लवनी के मौर्य, ये क्षत्रिय वंश के थे, सूर्यवंशी अपने आप को कहते थे, है ना। तो इनके जो पिताजी थे वो भी पिप्लवनियों के सरदार थे और युद्ध में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से अंततः इतिहासकार जो हैं फिर वो यही मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, ये भी आप फैक्ट को याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने जानकारी, जब सिकंदर भारत को आक्रमण करके भारत के जो झेलम का तट, जो व्यास नदी है उसके तट से जब बाहर लौट रहा है, तो उसने अपने जो विजित प्रदेश है वो सेल्यूकस निकेटर को दे दिए, 3 भागों में बांट दिया था। उसमें से एक भाग वो भी है जो कि फिलिप द्वितीय का है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो वहीं पर इनका आक्रमण होता है, दोनों का आपस में युद्ध होता है और फिलिप द्वितीय जो है वो युद्ध में मारे जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर अभी और पीछे है, ये कंधार, काबुल, अफगानिस्तान के और पीछे है। तो पहले इसका फिलिप द्वितीय याद रखना, फिलिप प्रथम सिकंदर के पिता थे, फिलिप द्वितीय से इनका संघर्ष होता है, फिलिप द्वितीय मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत में, जो कि पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, वो हल्का सा अफगानिस्तान है, वहां पे इनकी सत्ता काबिज हो जाती है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त ने फिर धनानंद पे चढ़ाई करी और धनानंद को, मतलब धनानंद से जब युद्ध होता है तो युद्ध में धनानंद मारा जाता है, फिर वो पाटलिपुत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 322 ईस्वी में, ये तारीख भी बहुत अच्छी है, देखो 3 के बाद डबल दो, तो 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का अगर शासन देखा जाए तो इसके जो परवर्ती, मतलब इससे पूर्व जो एक सौगौर अभिलेख हमको मिलता है वो पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश है, आधुनिक बांग्लादेश, उसमें एक मिल रहा है जहाँ पे दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की जानकारी हमको मिलती है। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका पश्चिम तरफ पे भी काफी वो है, विशाल इसका साम्राज्य है। नेपाल की तराई पे भी इसका राज्य है। और दूसरी और नीचे की तरफ निकल जाए तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, क्योंकि इसकी जो मृत्यु है वहीं होगी, तो कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां तक भी इसका राज्य है। तो नीचे कर्नाटक तक राज्य है। यहाँ पे इसने उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रांत में जीत ही लिया है। इसके अलावा भी इसका एक और युद्ध होगा, इसका एक और युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। अब होता क्या है कि जब ये मगध की गद्दी पर बैठ चुका है, मगध की गद्दी के बाद, तो सेल्यूकस निकेटर जो कि पूरब, जो कि पश्चिम और उत्तर में अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं, ये भी आक्रमण करेगा। और ये साम्राज्यवादी नीति के चक्कर में और उसको विस्तार करने के चक्कर में भारत पर पुनः आक्रमण करता है। भारत पर जब इसका आक्रमण होता है, इसका सेल्यूकस निकेटर का, तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। तारीख जो है वो 305 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। और जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं, तब इनमें युद्ध संधि होती है। युद्ध संधि के अनुसार काबुल, हेरात, मकरान और कंधार, ये जो क्षेत्र हैं ये चंद्रगुप्त को दे दिए जाते हैं। तो चंद्रगुप्त का अब जो राज्य है वो अफगानिस्तान पर भी आ चुका है। मकरान जो है वो बलूचिस्तान के पास है, अर्थात कि जो नीचे वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान के नीचे वाला, जहाँ सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र मकरान कहलाता है। कंधार, काबुल और हेरात, ये सभी जो है वो अफगानिस्तान में आसपास ही हैं लगभग में, ठीक। तो इनको वो जीत लेता है और ये उपहार स्वरूप किसको मिल जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी है वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, दोनों नाम आते हैं। क्या क्या? हेलेना और कार्नेलिया, दोनों पे याद रखना। नहीं था आप सोचो कार्नेलिया आ गया तो आप भूल जाओ हेलेना, ये दोनों ही नाम है। तो इनसे इनका विवाह हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 जो हाथी हैं, 500 हाथी, लगभग 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए। ये मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो पाटलिपुत्र है वो एक दलदली क्षेत्र भी है, वहां पर हाथी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी किस्म के भी हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार के स्वरूप इन्होंने हाथी दिए, उन्होंने 4 प्रदेश दिए और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस प्रकार से देखा जाए तो मेगास्थनीज का नाम काफी आता है, इसी ने इंडिका लिखी हुई है, भारत के बारे में विवरण है। मेगास्थनीज इसी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत में आते हैं। और इस इंडिका जो पुस्तक से हमको काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। इस इंडिका को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि हमें अगर इसकी जानकारी लेनी है तो ये इंडिका भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। इंडिका, इस इंडिका से हमें काफी जानकारी मिल जाती है। इंडिका से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय भारत का प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ कहाँ तक था, है ना। ये सब जानकारी जो इंडिका है इसमें बहुत सारी उसने बातें कही हैं। उसने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, जिसको हम महल भी कहते हैं, वो 570 बुर्ज से निर्मित है और लगभग उसमें 55 से 65 द्वार हैं। और जो राजा है वो एक दिन
कभी भी एक रात अगर देखा जाए तो एक ही कमरे में नहीं बिताएगा, मतलब अगर 2 रातें बितानी है तो अलग अलग कमरों में बिताएगा, जिसकी जानकारी उसको उसके आसपास वाले लोगों को भी नहीं होती। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य एक काफी बड़े उसमें है, राजप्रसाद में है, और अब उसने काफी बातें कही है। यहाँ पे शिल्पियों की, व्यापारियों की बातें कर रहा है, और बताता है कि जो भारतीय समाज है वो 7 भागों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ पे 6 प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये जो कहता है, ये कहता है 7 प्रकार के, क्रमशः कारीगर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, किसान हैं, सैनिक हैं। इस प्रकार उसने इंडिका में काफी बातें की हैं। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो राजा है, राजा जब चल रहा है तो उसके चारों तरफ प्रशिक्षित जो पक्षी हैं वो चक्कर लगा रहे हैं सिर के चारों तरफ, विशेष अंगरक्षक भी हैं। अच्छा, इसके पास जो अंगरक्षक हैं उनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो ये अनुमान भी कहीं ना कहीं लगाया जाता है कि ये जो सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं ईरानियों से प्रभावित थी, क्योंकि ईरानी भी ऐसा ही किया करते थे। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी बातें हमें इंडिका से जानकारी मिलती है। तो इंडिका आप लिख सकते हो। मेगास्थनीज के बारे में आप समझिए किसके समय में आ रहा है ये, है ना। और फिर देखा जाए तो 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है वो उपवास के दौरान होती है, चूंकि मैंने शुरुआत में बताया कि ये जैन धर्म को मानने वाले हैं, और जैन धर्म में मोक्ष का जो एक रास्ता है वो है जब अंतिम रूप जो मतलब जब जीवन का अंतिम रूप आता है, अंतिम अवस्था आती है, तो उस समय उपवास से अपने प्राण को त्याग देना। इस प्रक्रिया को मैंने पहले भी चर्चा किया था, इसको हम कहते हैं सलेखन प्रक्रिया। जैन धर्म के अनुसार उन्होंने संलेखन प्रक्रिया की। अपने जो गुरु थे भद्रबाहु के साथ 12 वर्ष का काल पड़ा था, साथ में चले जाते हैं, अंततः इनकी वही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने चंद्रगुप्त के बारे में देखा, है ना। तो इनके जो सन है उनको आप थोड़ा याद रखिएगा। 322 356 में जन्म है ना। 305 में इसका जो युद्ध है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ हो रहा है। इसके बाद आते हैं इन्हीं के पुत्र बिंदुसार पे। बिंदुसार के बारे में जान लिया जाता है। बिंदुसार को अगर देखा जाए तो जैन और बौद्ध धर्मों में भद्रसार कहा गया है। भद्रसार का मतलब होता है अच्छा पुरुष, उच्च पुरुष। इसको सिंहसेन भी कहा गया है। पुराणों में इसको सिंहसेन मतलब सिंह के समान है ये। इसके अलावा इसको एक और शब्द आता है अमित्रघात। अमित्र का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। अमित्र, देखिए फिर बताता हूँ, हिंदी में जिसके भी आगे आ लग जाए उसका मतलब हो जाता है नहीं, वो नकारात्मक शब्द हो जाता है। तो मित्र के आगे आ लग गया यानी कि इसका अर्थ हो जाता है शत्रु। शत्रु मतलब जो मित्र नहीं है। तो अमित्र घात भी नाम है। तो नामों पे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं कि इनको क्या क्या कहा गया। तो वायु पुराण में भद्रसार है ना, और अमित्र घात है, सिंहसेन है। इसको 16 राज्यों का विजेता भी बताया गया है। इसको क्रमशः 16 राज्यों का बिंदुसार को विजेता भी बताया गया है। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानता है। आजीवक संप्रदाय मैंने आपको पहले बताया है, आप पुरानी जो वीडियो है उनमें आप देख लीजिएगा, है ना। जो वीडियो है पुरानी उनमें आप देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय या पूरे जो बौद्ध जैन मैंने पढ़ाए थे उस समय आजीवक संप्रदाय की चर्चा की थी। ये भौतिकवादी जो संप्रदाय है और जो चल रहा है उसी को मानते हैं। तो ये आजीवक संप्रदाय था। इसके अलावा देखा जाए तो बिंदुसार के दरबार में स्ट्रेबो के अनुसार, अब देखिए जो ये नाम मैं बार बार बोलता हूँ ना, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन, ये सब इतिहासकार थे उस समय के, है ना। तो ये उनको जिस नामों से पुकारते थे, जैसे कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, तो ये इन्हीं के नाम है। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर, है ना। तो ये जो सब नाम थे ये वहाँ उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने इनको ये नाम दिए रखे थे। तो स्ट्रेबो के अनुसार जब हम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि सीरिया के नरेश, जो सीरिया के राजा हैं एंटियोकस, है ना, तो उनका एक राजदूत डाइमेकस, जिसका नाम है डाइमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में आ रहा है। डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आता है। इसका नाम डाइमेकस नहीं है, इसका नाम है डाइनोसियस। याद रखना, डाइमेकस जो है वो अशोक के दरबार में आता है। डाइनोसियस, ये इनके दरबार में आते हैं। जब ये इनके दरबार में आते हैं तो बिंदुसार जो एंटियोकस हैं उनसे मांगते हैं 3 चीजें। आप हमें मदिरा पहुंचा दीजिए, सूखे अंजीर पहुंचा दीजिए, अंजीर जो शायद किस्मिस होती हैं, और एक दार्शनिक पहुंचा दिए। तो उन्होंने कहा हम मदिरा और सूखे अंजीर तो पहुंचा देंगे, पर हमारे यहाँ दार्शनिक देने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही ऐसी कोई पद्धति है। अर्थात दार्शनिक का मतलब आप समझ रहे हो, किसी देश से उसका दर्शन ले लेना। वो दार्शनिक आएगा तो पूरी जानकारी दे देगा कि आपका दर्शन कैसा है, क्या है। तो ये जो दार्शनिक होते थे ये प्रत्येक राज्य के बहुत महत्वपूर्ण, देश की बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, इनको बहुत सम्मान दिया जाता था। तो इस प्रकार दार्शनिक के लिए उन्होंने मना कर दिया।
बिंदुसार के बारे में और देखा जाए तो इनके पास 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद है, जैसा कि हमको जानकारी मिलती है बौद्ध या जैन ग्रंथों से कि 500 सदस्यों की मंत्री परिषद है, जिसका जो प्रमुख है, प्रधान है, उसका नाम है खल्लाटक। खल्लाटक, ये भी काफी नाम आता है, खल्लाटक। इसके अलावा देखा जाए तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्रमशः दो विद्रोहों की जानकारी मिलती है। तो तक्षशिला में उसने विद्रोहों को दबाने के लिए देखा जाए तो सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, फिर उन्होंने अशोक को भेजा। तो उनके दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक, दो। तो सबसे पहले सुसीम को भेजा और फिर अशोक को भेजा। इस सुसीम और अशोक के बीच में काफी आपस में युद्ध भी चला करते थे, क्योंकि अशोक अपना दावा करता था गद्दी पे बैठने के लिए, सुसीम अपना किया करता था। तो इन दोनों के बाद में हालांकि देखा जाए तो उसके बाद गद्दी पर अशोक ही बैठते हैं, सुसीम नहीं बैठ पाते हैं। तो इन दोनों के बीच काफी युद्ध चलते हैं। तो नाम याद रखना, सुसीम और अशोक तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहे हैं तो ये दोनों को भेज रहे हैं, ठीक। इसके बाद बिंदुसार की जो है वो मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद इन्हीं के जो पुत्र हैं अशोक महान हुए। अब अशोक के बारे में चर्चा, बिंदुसार के बारे में थोड़ा और देख लिया जाए। आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर गुफाएं भी प्रदान की। आजीवक संप्रदाय को मानते हैं और उनको संरक्षण भी दे रखा था इन्होंने। हालांकि उनको बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं अभी आगे और भी देंगे। बाकी अगर देखा जाए तो बिंदुसार के बारे में आप समझ गए ना, आजीवक संप्रदाय पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अशोक महान पे। अशोक महान, अब इसको महान क्यों कहा गया है? इसकी तुलना आप विश्वास कीजिए कि नेपोलियन सीजर से की गई है, सिकंदर महान से की गई है, काइंस्टीन से की गई है। तो अशोक के महान पीछे जो महान लिखा हुआ है, इसका कारण ये है कि अशोक जो है, देखिए पहले तो हम नाम पे ध्यान दीजिए। अशोक का मतलब आप समझ रहे हैं, शोक, जिसको शोक नहीं है, इसके अंदर शोक बिल्कुल नहीं है, उसी को अशोक कहा गया है। लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा शोक इनको ही हुआ आगे चलकर। अशोक ने जो धर्म की नीति अपनाई, वो जबरदस्ती धर्म अपनाने की नीति नहीं है, वो आदेश है कि आप इनका पालन करिए, लेकिन जबरदस्ती किसी पे धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की, इसलिए अशोक को महान कहा गया। दूसरी बात, प्रजा के हित में इसने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छे कार्य किए, इसीलिए भी अशोक को महान कहा जाता है। अशोक के बारे में अगर देखा जाए तो अशोक का जो नाम है, अशोक के बारे में हमें जो पूरी जानकारी है वो इसके शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से, लघु लेखों से आदि, इन सब लेखों से जानकारी मिलती है। और ये जो इसके शिलालेख या लघु लेख हैं, इनसे हमें इसके जो प्रांत हैं या इसके जो राज्य हैं, कहाँ कहाँ तक इनकी सीमाएं रही हैं, इससे भी जानकारी मिलती है। देखिए, जो साहित्य होते हैं उसको हम मान सकते हैं कि उनके जो दरबार में कवि वगैरह रहते होंगे, तो जैसे राजा है सामने, तो राजा के लिए तो वो उसी हिसाब से लिखेंगे कि राजा की बड़वाई करेंगे। लेकिन जो शिलालेख हैं, जब हम उन पे दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक शिलालेख जो हमें दक्षिण भारत में मिल रहा है उसमें भी वही बातें लिखी हैं, और वही हमारे लिए ग्रीक या अरमाइक लिपि में मिलता है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो इन दोनों की दूरी बहुत दूर है, और इस समय पे ऐसे व्यक्ति का कि वहाँ पे वही लिख देना, वहाँ पे वो लिख देना, तो ये संभव नहीं है। तो हम शिलालेखों को जो है उनको काफी उपयुक्त मानते हैं। तो सर्वाधिक अगर शिलालेख हैं तो वो अशोक के हैं। इस शिलालेखों के बारे में जान लिया जाए। शिलालेखों को सबसे पहले 1750 में इनकी खोज की थी पात्रेडी पैंथेलर, क्या नाम है, पात्रेडी पैंथेलर। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा। प्राकृत इनकी भाषा थी, ब्राह्मणी इनकी लिपि थी। हालांकि ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी अलग अलग मिले हैं, अपन चलेंगे उस पर। तो इस प्रकार से इनको शिलालेखों की खोज तो पात्रेडी पैंथेलर, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनके लिए पढ़ा, है ना। अब देखते हैं अपन, अशोक का जो नाम है वो नाम था देवानाम प्रियदर्शी। अशोक को जो उसके शिलालेखों में देखा गया है तो वो नाम है उसका देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं को प्रिय लगने वाला, या इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। खाली इसका जो अशोक नाम है वो क्रमशः मास्की, गुजर्रा, नेस्कट और उडगेलम इन ये जो अभिलेख हैं, इनमें इसका नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी में उसका नाम जो है वो मिलता है उनको देवानाम प्रियदर्शी। अर्थात उसने पहले शुरुआत किया है अपना जो उसका नाम है देवानाम, देवताओं के लिए प्रिय लगने वाला, फिर उसने शिलालेख जो है वो लिखना चालू कर दिया। अब देखा जाए शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब हैं क्या, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। उसके पहले चलते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसकी जो माता है उनका नाम था शुभद्रांगी। इनकी जो माता, दिव्यावदान के अनुसार इनकी जो माता है उनका नाम था शुभद्रांगी।
जब अशोक गद्दी पर बैठ रहा है उससे पहले जब बिंदुसार है तो वो अवंती का राज्यपाल है। अवंती उज्जैन है जिसकी एक राजधानी माहिष्मती भी थी, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है ना। इसके बाद देखा जाए तो 8वें वर्ष में वो कलिंग पर 261 में आक्रमण करता है। तो 269 में गद्दी पर बैठा और 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में ये कलिंग पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है, कलिंग को हरा देता है। कलिंग में आक्रमण के दौरान इसने देखा कि कम से कम 1.5 लाख आदमी निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब को देखते हुए उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसने देखा कि चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई हैं। ये सब चीजें देखते हुए उसका जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है। वो एक संकल्प उठाता है कि अब युद्ध की नहीं, अब बुद्ध की नीति अपनाएंगे। और उस समय चूंकि बौद्ध धर्म जो है वो प्रचार प्रसार पे काफी था। शुरुआत में देखा जाए तो अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला है, वो चाहता तो ब्राह्मण धर्म को ही अपनाता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में ज्यादा दिलचस्पी दिखी, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा उसमें बहुत ज्यादा है, मतलब पशुओं को नहीं मारना, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, बलि टोटल निषेध है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अशोक के मन में ग्लानि उत्पन्न होती है और अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। जब ये पूरा वृत्तांत वो कलिंग युद्ध में देख रहा है तो उसी समय अब आप उसको कुछ भी के लिए संयोग के लीजिए, 2 नाम आते हैं, निगोत और उपगुप्त। को क्या क्या आते हैं? निगोत, देखिए इस पे याद रखिएगा, निगोत और उपगुप्त। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ हैं, दिव्यावदान, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जब उसका जो हृदय परिवर्तन हो रहा है तो उस समय उसको निगोद नामक एक आदमी मिलते हैं जिन्होंने उसको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, पूरी जानकारी दी। और अंतिम रूप से देखा जाए तो उपगुप्त ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और वो टोटल बौद्ध हो गए। तो दोनों नाम आते हैं, निगोद और उपगुप्त। जो भी लगे तो आप उसके लिए लगा दीजिएगा, है ना। मिलते वो निगोद से हैं, निगोद उनको जानकारी देते हैं और उपगुप्त उनको दीक्षित कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा देखा जाए तो इनके शासनकाल में मिस्र के जो वो हैं फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस, टॉलमी द्वितीय भी इनको कहते हैं। इनका एक राजदूत डाइमेकस इनके दरबार में आया। ठीक। तो इनके दरबार में डाइमेकस है, इनके जो बिंदुसार हैं इनके दरबार में डायनोसियस आता है। और डायनोसियस को देखा जाए तो बताते हैं कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है। चूंकि देखिए राजा का जो लड़का है वो राजा होगा, इसी प्रकार राजदूत का जो लड़का होगा वो भी राजदूत होगा। तो मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी है वो कहीं ना कहीं डायनोसियस को माना जाता है, तो वो इनके समझ में है। और फिर इसके बाद यहाँ पे डाइमेकस आते हैं। अब देखिए इन शिलालेखों, स्तंभ लेखों के बारे में थोड़ी जानकारी देख ली जाए। ये क्या है? देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेखों का मतलब है ये 14 हैं, गिनती की 14 बातें हैं, अर्थात 14 निर्देश हैं जनता के लिए, जो बहुत सारी जगह पर मिले हैं। कर्नाटक में देख लिया जाए, पश्चिमोत्तर भारत में देख लिया जाए, अफगानिस्तान में देख लिया जाए, तो ये 14 दिशा निर्देश हैं जो शिलाओं पे लिखे गए हैं। शिला का मतलब है पत्थर, वो पहाड़ पे भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी शिलाओं पे हैं, ऐसी जगह पे लिखे गए हैं। स्तंभ लेख जो हैं ये लंबे हैं और ये भी पत्थर पे ही लिखे गए हैं, लेकिन ये गिनती के 7 हैं और 7 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। क्लियर हुआ? देखिए ये जो शिलालेख हैं ये अभी भी मिल जाते हैं। ये 14 हैं, मतलब कि ये 14 लाइनें हैं ऐसी, देखिए ऐसी 14 लाइनें हैं जो कि काफी जगह पर मिली हुई हैं। तो ये शिलाओं पे लिखे हुए लेख हैं। स्तंभ लेख केवल 7 हैं जो अलग अलग स्थानों से मिले हुए हैं। तो आप डिफरेंट समझ गए होंगे दोनों में। तो अब ये जो 14 बातें हैं इनसे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। इन 14 बातों को अपन देखते हैं। तो जब उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो धर्म को स्वीकार कर रहा है, तो उसने आदेश जारी करे कि अब जनता को कैसे रहना चाहिए। खुद भी संकल्प उसने उठा लिया कि अब वो युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, प्रतिज्ञा ले ली, युद्ध अब वो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर उसने आदेश जारी करे। तो सबसे पहले देखा जाए तो उसका जो पहला आदेश है वो है पशु बलि की निंदा, मतलब पशुओं को मारना गलत है। दूसरा, उसने उसी में उत्सव को भी निषेध कर दिया, मतलब कि उत्सव भी नहीं बनाना, क्योंकि जब हम उत्सव बनाते हैं तो उसमें भी काफी धन खर्च ये सब होता है ना, तो उसमें गाना बजाना होता है, तो इन सबसे दूर, पशु बलि की निंदा। दूसरा जो हम देखा जाए शिलालेख, तो दूसरे शिलालेख में वो क्या करता है, इन्हीं पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। ठीक, दूसरे में चिकित्सा की व्यवस्था है। तीसरे को देखा जाए तो राजकीय अधिकारियों को आदेश देता है कि हर 5 वर्ष जाइए और देख के आइए कि जो देश है यहाँ पे ये धर्म का जो पालन है वो सब अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथे में इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की। ये जो धम्म घोष है इसको अपन दूसरे वीडियो में देखेंगे, जब मौर्यों का दूसरा वो आएगा
उसमें देखेंगे। ये इसकी भी अपने आप में एक बड़ी विस्तृत चर्चा है और इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे आ जाते हैं। खास तौर पे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये धम्म, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चौथे में उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की, इसको आप समझिएगा। पांचवें में उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की है। छठवें में आत्मनियंत्रण की बात कर रहा है, आत्म संयम की बात कर रहा है कि आप अंदर से नियंत्रित रहिए। सातवें और आठवें में उसकी यात्राओं का वर्णन है। सबसे बड़े देखा जाए तो सातवें आठवें हैं, क्योंकि इसी में वो पूरी यात्राओं का बता रहा है कि किस तरीके से बोध गया गया, किस तरीके से लुम्बिनी जाता है, इन सब में यात्राओं का वर्णन है। नौवें में उसने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया हुआ है। 10वें में वो राजा के उच्च अधिकारियों को बोलता है कि आप प्रजा के हित में सोचें, उच्च जो अधिकारी हो राजा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में धम्म की व्याख्या है। तो चौथा और 11वां ये एक जैसे संबंधित हैं। एक में भेरी घोष की जगह धम्म घोष है और 11वें में धम्म की यात्रा है। 12वें में उसने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की है ना, और सभी विचारों के सम्मान की बात की है। 13वें में कलिंग युद्ध है, हृदय परिवर्तन है, और 8वीं की भी बात की गई है। 13वें में क्या क्या है, कलिंग युद्ध है, पूरा कलिंग युद्ध का वर्णन कर दिया उसने, किस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ ये है। 8वीं की बात है, और 13वें अभिलेख में ही उसने कहीं ना कहीं, मैंने इसमें लिखा नहीं है इस समय, चोर, चोल, चेर और पांडे, और एक और नाम होता है सप्त सती करके। ये जो शासन, मतलब ये उस समय पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक के आसपास ये लोग भी शासन किया करते थे, तो इनके बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा 14वें में उसने सीधा धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बातें की हैं। तो इस प्रकार 14 शिलालेख का मतलब उसके 14 आदेशों से है। फिर देखा जाए तो स्तंभ लेख जो थे इनके क्रमशः 7 हैं। 7 स्तंभ लेखों में देखा जाए तो सबसे पहले ये प्रयाग स्तंभ लेख, इसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ये जो स्तंभ लेख है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और समझिएगा ये क्या था। प्रयाग स्तंभ लेख को जो अकबर है, अकबर कौशाम्बी से प्रयाग लाया। आधुनिक प्रयाग में हम इलाहाबाद जानते हैं, इलाहाबाद अब तो नाम ही उसका प्रयाग हो गया है ना, वैसे इलाहाबाद लेके आया, इलाहाबाद के किले में उसने इसको स्थापित किया। किसने, अकबर ने। अब चूंकि अकबर जब उसको लेके आ रहा है तो अकबर का लड़का है जहांगीर, तो जहांगीर की बातें भी उस प्रयाग स्तंभ लेख में हैं। तो ये था किसका, अशोक के समय का है प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक, इसमें समुद्रगुप्त की भी बातें लिखी हुई हैं। तो कौन कौन का हो गया संबंधित, अशोक है, समुद्रगुप्त है, अकबर है और जहांगीर है। जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, अकबर इसको लेके आया, तो इससे संबंधित जो हो तो आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त जो है उसमें जो उनके एक कवि थे जिनका नाम था हरिश्रेण, हरिश्रेण ने समुद्रगुप्त की जो गाथा लिखी है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया, उसको बताते हैं। तो वो लेख भी इसमें प्रयाग प्रशस्ति में है। तो प्रयाग प्रशस्ति में क्रमशः 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे हैं। इन्हें दिल्ली से टोपरा लाया गया और दिल्ली से मेरठ लाया गया। ठीक, सॉरी, टोपरा और मेरठ इनको क्रमशः दिल्ली लाया गया। ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आए। फिरोज शाह तुगलक नहरों की वजह से ज्यादा जाना जाता था, अपन आएंगे मध्यकालीन भारत पे, तो क्रमशः दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। इसके बाद जो 3 और हैं वो हमको मिले हैं चंपारण से, चंपारण बिहार से, बिहार में है ये चंपारण। इनके नाम थे क्रमशः रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। कौन कौन से, रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा जो है इसकी जो खोज है वो कार्ल लायर ने की थी, कार्ल लायर, इसकी चर्चा अपन शुरुआत में कर चुके हैं। कार्ल लायल ने रामपुरवा की खोज की थी। लौरिया जो नंदनगढ़ है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें मौर्य का वो मयूर का एक चित्र अंकित है, मयूर इसमें बना हुआ है। यहाँ से भी हम लगा सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मौर्य अगर देखा जाए तो उनकी क्या बोलते हैं, मौर्य से मयूर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना। चंद्रगुप्त के बारे में भी शुरुआत में ऐसी बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो माँ है वो मोरों को पाले हुए है, इसीलिए उनके पीछे मौर्य लगा हुआ था। इस तरीके की बातें हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अशोक के बारे में बताते हैं कि इन्होंने 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया। लेकिन ये जो बातें हैं ये ऐसी वस्तुओं में, मतलब इनको हम इतिहास के रूप में सही नहीं मानते, क्योंकि 84,000 स्तूप अपने आप में काफ़ी होते हैं। अब ये स्तूप कहाँ हैं, कैसे हैं, ये तो अभी देखने को नहीं मिल पाते उतने ज़्यादा, कुछ स्तूप हमको जरूर मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनके जो पुत्र हैं अशोक के जो पौत्र हैं दशरथ, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को बराबर की पहाड़ियों में एक नागार्जुन गुफा दी। तो आप समझ सकते हैं, इससे हम एक अंदाज तो लगा ही लेते हैं कि अशोक अगर बौद्ध धर्म को मानता है तो ये बात तो सही है, लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, जैन धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो,
तो दूसरों के प्रति भी सहिष्णु है। ऐसा नहीं कि उसने जबरदस्ती अपने धर्म को अपना दिया हो या जबरदस्ती स्वीकार करवाया गया हो। जिस प्रकार आप देखते हैं कि अरब लोग, अरबी जो आ रहे हैं, वो इस्लाम को जबरदस्ती स्वीकार करवाने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से अशोक की ऐसी कोई भी नीति नहीं है। इसकी चर्चा अपन करेंगे, इसके आगे वाली जो वीडियो आएगा उस पर करेंगे। इस वाले में फैक्टों पे ध्यान देते हैं पूरा, है ना। फिर अगर देखा जाए तो आजीविकों के लिए इसी बराबर की पहाड़ियों में जो अशोक ने गुफाएं दी, उसका जो दशरथ है उसने तो नागार्जुन दे दी। इसके अलावा ये 4 चीजें याद रखना, सुदामा, चौपार, कर्ज और विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी इसको आप याद करने के लिए कोई भी एक ट्रिक लगा सकते हैं कि सुदामा नाम का जो व्यक्ति, उसने कर्ज ले रखा है ना। चौपार यानी चौपार पे से बैठा हुआ है, कर्ज ले रखा है। और किसके अंदर बैठा है? एक झोपड़ी है, झोपड़ी हो गई, एक चौपार हो गया, सुदामा नाम का व्यक्ति बैठा है जिसने कर्ज ले रखा है। तो याद रखना ये 4 जो हैं ये गुफाएं दी गई थी, है ना, आजीविकों के लिए। आजीविकों को काफी संरक्षण दिया था, क्योंकि बिंदुसार उनके पिता हैं, उस धर्म को मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अशोक भी मानेगा, तो उसने इन लोगों को इस प्रकार से दी थी। अब थोड़ा देख लिया जाए अशोक का जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था। अशोक के समय में 5 राज्य थे, 5 राज्यों की अलग अलग राजधानियां थी। इन राजधानी को देखा जाए तो अगर उत्तर पथ की राजधानी देखी जाए तो तक्षशिला है। उत्तर पथ तक्षशिला जो गंधार के पास में है। अगर देखा जाए उत्तर पथ, अगर देखा जाए पश्चिम की जो राजधानी है वो अवंती है, उज्जैन की राजधानी अवंती है। पूरब में देखा जाए तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। थोड़ा और नीचे को देखा जाए तो कलिंग की राजधानी है तोसली। तोसली को याद रखना, इसको जीता था इसने तोसली, ठीक। और दक्षिण की जो राजधानी है वो है कौन सा? सुवर्णगिरी। तो इस प्रकार 5 प्रांत इसके समय में थे। 5 प्रांत काफी महत्वपूर्ण थे। अभी इनकी जो अपन शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो वो भी काफी बड़ी और बृहद व्यवस्था है। इसके अलावा इसके 2 पुत्र थे, संघमित्रा और इनके 2 पुत्र थे, नाम एकदम से क्लिक हो गया, संघमित्रा। इन्होंने इनको जो है, इनकी एक पुत्र हाँ, सुसीम और संघमित्रा। इन्होंने अपने इनको पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका भेजा। और ये श्रीलंका जब उनको भेज रहे हैं तो ताम्रपति करके एक स्थान है, वहां तक ये इनको छोड़ने भी आए। इन्होंने श्रीलंका वाले क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 14 शिलालेखों की जो बातें हैं वो उनके निर्देश तक दिए। इस प्रकार के देखा जाए तो अशोक के समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी हुआ, जो कि दूसरे देशों में काफी फैल गया। चाहे वो चीन की बात कर लें, अपन तिब्बत की बात कर लें, या अफगानिस्तान के आसपास की बात कर लें, यहाँ म्यांमार, कंबोडिया तक भी वो फैला हुआ था। तो इस प्रकार से दिखाया है ना। अब थोड़ा और समझा जाए अशोक की जो शिलालेख है इनके बारे में और जानकारी देख लें। देखिए इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में है, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी। इन लिपियों में है, ठीक। ब्राह्मणी लिपि भारत में प्रसिद्ध है, ठीक। और जो खरोष्टी लिपि है वो पश्चिम और उत्तर पाकिस्तान में जो सिंध के आगे वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी के आगे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 2 जगह हैं, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। तो यहाँ पे देखा जाए तो खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हुए हैं। कहाँ कहाँ? ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पे सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, यहाँ से हमें खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि इसके पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि ईरानी आ रहे हैं, वो अपनी जो लिपि है आरमाइक को लेके आते हैं। तो ग्रीक, आरमाइक, इनका जो एक दूसरा रूप मिलके आता है वो था खरोष्टी। आरमाइक से ज्यादा प्रभावित है और ये भी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ से दाईं से बाईं ओर ये खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र हो जाता है वहाँ पे हमको किसके मिलते हैं? खरोष्टी लिपि के। जगह कौन सी है? सहवाजगढ़ी और वो तो सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। इसके अलावा अफगानिस्तान से अब जो हमको मिल रहा है, जो काबुल, कंधार, यहाँ से जो मिल रहे हैं वो ग्रीक और अरमाइक के हैं। एक और अभिलेख मिलता है हमको रुम्मनदेही में। हम देखते हैं कि अशोक के अपने जो उन्होंने अपना राज्यारोहण करवाया उसके 10वें वर्ष के बाद तो अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि बोधगया गए हैं 10वें वर्ष, और बोधगया में इन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। फिर 20 वर्ष के बाद ये जाते हैं लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में हमें को स्वतंत्र अभिलेख मिलता है, रुम्मनदेही जिसका नाम है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ की जनता है वहाँ पर जो कर है उसकी व्यवस्था 1/8 कर दी गई। मतलब कि अगर आप 8 भाग कमा रहे हैं तो उसका 1 भाग ही दिया जाए।
जो पहले कर व्यवस्था थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा जटिल थी और उसमें ज़्यादा भूभाग या जो भी ज़्यादा उपज होती थी वो देना पड़ती थी। लेकिन इस समय पे जो उपज है उसका 1/8 ही आपको देना है 20वें वर्ष बाद। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने धार्मिक कर को भी हटा दिया कि धर्म पे कोई भी कर नहीं है। चूंकि लुम्बिनी आपको मालूम है नेपाल वाला क्षेत्र, बुद्ध का जन्म भी वहीं हुआ है, तो ये गए भी थे वहाँ पे देखने के लिए। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। तो इनने सब यात्रा की। तो रोमनदेही हो गया है ना। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इनके जो फैक्ट हैं वो आपने देख लिए। ठीक, अब अपन जब दूसरा इसमें वीडियो बनाएंगे, मौर्य शासन भाग 2 में आएंगे, तो उसमें हम अशोक की कार्य, अशोक की धम्म नीति और मौर्य प्रशासन की पूरी व्यवस्था क्या थी उस पर चर्चा करेंगे और फिर क्रमशः देखेंगे कि मौर्य वंश का पतन किस प्रकार से हुआ। ठीक है दोस्तों।